स्वागत है आपका लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र एक पर दोस्तों हमारा डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले के सेशन में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात की माइक्रो इकोनॉमी के सिलेबस को एनालाइज किया था। उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से चैप्टर इस पूरे सिलेबस के अंतर्गत इस पूरे सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। उन सभी टॉपिकों को दोस्तों हम कवर करेंगे और मैं सभी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट से बोल देना चाहता हूं दोस्तों कि माइक्रो इकोनॉमी का सिलेबस लगभग हर प्रत्येक यूनिवर्सिटी में एक जैसा ही होता है, कोई कंफ्यूज ना हो। अगर आपके सिलेबस में कोई टॉपिक मिस हो रहा है दोस्तों तो निश्चिंत रहे, ये क्लास जैसे कंटिन्यू चलती जाएगी दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका टॉपिक जरूर मिल जाएगा। और इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने टॉपिक के अनुसार अपने सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिकों के अनुसार ही अध्ययन करें, ठीक है। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी कुछ टॉपिकों को आगे पीछे कर देती है, बाकी दोस्तों टॉपिक सेम रहते हैं। और टॉपिक सेम रहने का कारण ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमी पूरे देश में एक जैसी ही होने वाली है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, बल्कि माइक्रो इकोनॉमी जो है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसी के अंतर्गत हम स्टार्ट करेंगे। जो पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं उनको बता दूं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर सभी विषयों को पूरे विस्तार पूर्वक दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार पूरे टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट आपको दोस्तों डिस्कस कराया जाता है, जिसमें फुल विस्तार के साथ में फुल एनालाइज के साथ में दोस्तों यूपीएससी के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए दृष्टिकोण से दोस्तों यूपीएससी की लेवल से आपको यहाँ पर पूरा फुल डिटेल में एनालाइज कराया जाता है प्रत्येक टॉपिक को, सभी सब्जेक्ट के टॉपिक को। तो इसलिए दोस्तों अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे सेशन को पर आइए और एक बार एंड तक सेशन को देखिए। उससे आपको खुद नॉलेज पता चल जाएगा, खुद नॉलेज हो जाएगा कि किस प्रकार का एनालाइज हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जो कि इस प्रकार का एनालाइज आपको कहीं और यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। बीए की क्लासेस में इस प्रकार का विस्तार आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक होने जा रहा है, जैसा कि हमने सिलेबस के एनालाइज में डिस्कस किया था और देखा था कि सबसे पहला टॉपिक हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होगा, अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि बिल्कुल आज जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अर्थशास्त्र को समझेंगे बिल्कुल जीरो से, देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, बिल्कुल जीरो से हम बात करेंगे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जिसने पहली बार जो अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं इसको उनको भी ये पूरी क्लास समझ आने वाली है, बिल्कुल बेसिक से दोस्तों, बिल्कुल जीरो से चलने वाले हैं हम सेशन में, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करें उससे पहले एक नोटिफिकेशन में आप लोगों को देना चाहता हूं दोस्तों, हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए ही, क्योंकि जो है हम ये मानकर ये सोचकर आपको बीए की तैयारी करवा रहे हैं कि आप बीए कंप्लीट करने के बाद में यूपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे दोस्तों। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी दृष्टिकोण से हम आपके लिए कुछ अभी से करंट अफेयर की क्लासेस ला चुके हैं, जिसमें दो प्रकार के सेशन होते हैं दोस्तों। एक होता है जीके डेली डोज के नाम से, जिसमें एक कंसेप्ट पर डे, एक टॉपिक पर डे डिस्कस किया जाता है। सुबह 6 बजे उसकी क्लास होती है मॉर्निंग में, और एक होती दोस्तों मॉर्निंग में 9 बजे क्लासेस डेली करंट अफेयर की, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, डेली अपडेट वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके सामने लाए जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा टाइम गलत डला हुआ है, 8 बजे, बल्कि अब ये 9 बजे ट्रांसफर हो चुकी है, 9 बजे क्लास होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारे लेक्चर सीरीज वाइज नहीं मिल पा रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी लेक्चर आपके टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप नंबर आप यहां से हमारे ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा टेलीग्राम पर लोधा जी क्लासेस नाम से एक ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेंगे तो सभी क्लास नोट्स आपको वहीं से प्रोवाइड होंगे दोस्तों। ये हमारा कुछ ये डेली करंट अफेयर की क्लासेस का ये फॉर्मेट है। इसके अंतर्गत हम दोस्तों आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं। डेली करंट अफेयर के अंतर्गत दोस्तों मॉर्निंग में 6 बजे क्लास होती है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हर संडे को सुबह 6 बजे जो भी वैकेंसी होती है, सरकारी जॉब वैकेंसी होती है, उनके बारे में छोटा सा सेशन लाया जाता है, मुश्किल से 5 या 10 मिनट का, है ना, बिल्कुल 5 या 10 मिनट का एकदम बेसिक फॉर्मेट में लाया जाता है, ताकि इससे सिर्फ आपको पता चल सके। जिससे क्यों क्या होता है कि अभी हम पढ़ने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, कि इतने खो जाते हैं कि
तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन वैकेंसी आती कब आती और कब निकल जाती पता भी नहीं चलता, तो उन सभी दोस्तों के लिए छोटा सा सेशन लेकर आया हूं मैं दोस्तों, संडे को, उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट में होता है दोस्तों, एकदम ऑडियो क्लासेस ये मान लीजिए, ऑडियो लेक्चर होता है 10 से 15 मिनट का मात्र, तो उसे एक बार देख के अपने आप को अपडेट जरूर करके रखिए कि किस प्रकार की वैकेंसी भी चल रही है, किस प्रकार की वैकेंसियां आ रही है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। चूंकि आज व्यष्टि अर्थशास्त्र पर हमारी पहली क्लास है, इसलिए इसको एकदम बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट में हम लेने वाले हैं। इसमें बातें ज्यादा होगी और स्टडी कम होगी, मैं आपको पहले ही बता दूं। क्यों? मैं आपको जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं तो आपको स्टार्टिंग में ही बताता हूं दोस्तों कि 3 से 4 लेक्चर हमारे प्रत्येक सब्जेक्ट पे ऐसे होने चाहिए जिसमें कि डिस्कशन ज्यादा हो। डिस्कशन ज्यादा होने से होता यह है कि जो भी टर्मिनोलॉजी होती है, जो फैक्ट होते हैं, जो उनकी शब्दावलियां होती है, वो बार बार रिपीट होती है। और जब तक किसी सब्जेक्ट के जो टर्मिनोलॉजी होती है दोस्तों, जो शब्दावलियां होती है, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जिनको हम की पॉइंट बोलते हैं, जब तक वो की पॉइंट हमारी जबान पर रटा नहीं जाते हैं, तब तक हमें वो सब्जेक्ट टफ ही लगता है, वो कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है ना? तो एकदम जीरो से स्टार्ट करने का उद्देश्य यही होता है, इसका अर्थ भी यही होता है कि जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उन पर बहुत अच्छे से चर्चा कर ली जाए, जिससे कि आगे जब धीरे धीरे आप इसकी लेवल में आगे जाएंगे तो दोस्तों यही आपको फिर टफ ना लगे, और प्रत्येक शब्द जो भी आगे डिस्कस करने को मिले वो नए ना लगे, बल्कि उनको आप पहले से ही जान चुके हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्यष्टि अर्थशास्त्र में फर्स्ट यूनिट की। और फर्स्ट यूनिट के अंदर आप सभी को मैंने सिलेबस एनालाइज में भी पढ़ाया था, और यहां पर भी मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं इस प्रथम यूनिट के अंदर। पहली यूनिट में ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थ क्षेत्र, परिभाषा, प्रकृति। तो ये बेसिक कंसेप्ट होगा हमारा, जिस पर आज हम क्लास लेकर आए, आज हम चर्चा करेंगे इस पर। इसके बाद हम देखेंगे इसका सेकंड टॉपिक में सकारात्मक और मानक अर्थशास्त्र, सकारात्मक और मानक अर्थशास्त्र। थर्ड टॉपिक होगा आर्थिक विश्लेषण की पद्धतियां, आगमन या निगमन। फोर्थ होगा इसका आधारभूत अवधारणाएं, जैसे उपयोगिता, मांग, पूर्ति, सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं, उत्कृष्ट वस्तुएं, मूल्य, कीमत, प्रशासित मूल्य। तो ये दोस्तों शब्दावलियां ही हैं, ये सब शब्दावलियां अपने आप में। उपयोगिता क्या होती है ना? मांग पूर्ति क्या होती है? सार्वजनिक वस्तु क्या होती है? निजी वस्तुएं क्या होती है? उत्कृष्ट वस्तुएं क्या होती है? मूल्य क्या है? कीमत क्या है? जो है प्रशासित मूल्य क्या है? तो ये सब टर्मिनोलॉजियां ही है, और फर्स्ट यूनिट में हमको इन्हीं टर्मिनोलॉजियों को ही समझना है। तो इस प्रकार से फर्स्ट यूनिट में कंप्लीटली सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजियों पर ही बात करना है। इसीलिए मैंने कहा है दोस्तों, बिल्कुल जीरो से सिर्फ आपको समझते हुए चलना है, इसमें कोई बर्डन नहीं है, कोई ज्यादा डाउट नहीं आने वाला है इसमें। ठीक है, जिनको अर्थशास्त्र में इंटरेस्ट है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल इजीली समझते हुए चलेंगे। जिनको अर्थशास्त्र में प्रॉब्लम है, जिनको शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूं उनको भी सेशन में मजा आएगा और पूरी समझ आती रहेगी। और आज के बाद में दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सेशन में, आपको अर्थशास्त्र भी एकदम इजी लगने लगेगी, बिल्कुल समाजशास्त्र, जियोग्राफी या फिर कहें कि राजनीति विज्ञान की तरह। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की अपने। तो जान लेते हैं कि पूरा हमारा सारांश क्या है दोस्तों। आप लोगों को तो पता ही है कि जो हम क्लास लेके आते हैं वो बिल्कुल जैसे आप आंसर राइटिंग करते हैं आपके एग्जाम में, उसी फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ यहाँ क्यों? क्योंकि ये क्लास नोट्स जो है, ये पीपीटी ही क्लास नोट्स है, इसी को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। तो जो पीपीटी पूरी बनती है हमारी पीडीएफ फॉर्मेट में, जो है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, वो उसका उद्देश्य यह है दोस्तों कि इसमें पूरा फॉर्मेट आपकी आंसर राइटिंग की तरह ही होता है जैसे आप एग्जाम में लिखते हैं। जिन दोस्तों को आंसर राइटिंग का फॉर्मेट पता है, बहुत अच्छी बात है। जिनको पता नहीं है वो पीडीएफ का फॉर्मेट एक बार देख ले, तो आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ एकदम नया ना लगे, एकदम मतलब जैसे कि हर चीज की कोई शुरुआत जरूरी नहीं है ना? तो ये जैसे कि अब ये आपको दोस्तों मिल ही रही है, पीडीएफ नोट्स मिल ही रहा है, तो इसी का फॉर्मेट आप एक बार अच्छे से चेक करेंगे, और उसी फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी फॉर्मेट में आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो प्रॉब्लम आनी नहीं है ना? तो सबसे पहला पेज जो आंसर राइटिंग का होता है वो होता है आपका सारांश का, कि जो भी प्रश्न आपके सामने उसका सारांश क्या होगा। तो हमारा आज का पूरा पूरा लेक्चर है दोस्तों, अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति का, तो उसका सारांश क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन सब पर बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत दोस्तों इसकी परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति या महत्व के बारे में जानेंगे। तो हम 4 पॉइंटों के माध्यम से इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको अपनी आंसर राइटिंग में भी यही लिखना है, इसी प्रकार से सारांश लिख करके 4 पॉइंट डालना है।
अगर ये सेम क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी व्याख्या को, मतलब ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ समझेंगे, इसकी व्याख्या को रेफर कर व्याख्या को देखेंगे। इसके बाद उसके बाद में हम देखेंगे परिभाषा को, इसकी परिभाषा किस किसने दी है, तो एक या दो परिभाषा मात्र हम याद रख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका क्षेत्र के बारे में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में। ठीक है ना, तो यहां पर अर्थशास्त्र का क्षेत्र और अर्थशास्त्र का महत्व, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्याख्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि शुरुआत है। अगर आपको व्याख्या समझ आ गई ना तो आगे का टोटल समझ आने लगेगा। ठीक है ना, चलिए तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम व्याख्या के अंतर्गत हम ये देखने वाले हैं कि जो अर्थशास्त्र है क्या है भाई, ये अर्थशास्त्र क्या होती है, अर्थशास्त्र, या फिर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है हमको, भाई बीए के अंदर क्यों पढ़ाया जा रहा है। अब बीए, चलिए हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों बीए के अंदर अर्थशास्त्र क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें क्यों पढ़ने को मिल रहा है, किस प्रकार से ये अर्थशास्त्र हमारे या हमारे समाज के लिए या हमारे देश के लिए आवश्यक है, तो उन सब के बारे में ही दोस्तों हमें यहाँ पर जानना है, इसमें पूरा सीखना है। ठीक है ना, तो चलिए व्याख्या में सबसे पहले एक बार आप स्लाइड पढ़ लेंगे, उसके बाद जैसे आप स्लाइड पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे फिर हम इसका व्यवहारिक पक्ष भी समझाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट आपको ना बचे। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मनुष्य के भौतिक कल्याण, दोस्तों जिसको मैं ये मार्क कर रहा हूं ना उसको आप विशेषकर याद रखेंगे ना। अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मनुष्य के भौतिक कल्याण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात देखिए कि जो अर्थशास्त्र है, अब देखिए अर्थशास्त्र के बारे में बेसिक कंसेप्ट क्या है भाई, अर्थशास्त्र अर्थ पर लिखा हुआ एक ऐसा शास्त्र है। अर्थशास्त्र, अर्थ यानी क्या होता है दोस्तों, पैसा है ना, तो मुद्राएं। तो अर्थशास्त्र अर्थ पर लिखा हुआ एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मनुष्य की भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक क्रिया क्या होती है, कई सारे दोस्तों को तो भौतिक क्रिया में भी समस्या होगी, सर ये भौतिक क्रियाएं क्या होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों भौतिक क्रिया का मतलब ये होता है कि मनुष्य जो कार्य करता है अपने जीवन यापन के लिए, जो कार्य करता है ना, उन्हीं को हम अपने इंसान की भौतिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करना किस में किया जाता है। अब भाई भौतिक क्रिया, इंसान की भौतिक क्रिया की जो कामकाज करता है, जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, जो भी कार्य करता है, वो उसका अध्ययन अब कोई विज्ञान तो करेगा नहीं, है ना। एक साइंस के अंदर हम बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हम उसके बात करेंगे नहीं, और ना ही हम किसी मैथमेटिक्स में बात करेंगे, और ना ही कभी हम संविधान में बात करने वाले। तो भाई इसकी बात कौन करेगा, इसका अध्ययन कौन करेगा, तो इसका अध्ययन करेगा दोस्तों अर्थशास्त्र। क्यों, क्योंकि ये अर्थ से संबंधित है, जीवन यापन का इससे संबंधित है, अर्थ से संबंधित है, इसलिए इसका अध्ययन कौन करेगा, अर्थशास्त्र करेगा। तो यहाँ पर यही कहने का अर्थ है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो व्यक्ति के भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसमें इसके अलावा दोस्तों बात करें कि इस शास्त्र में, अर्थात कि अर्थशास्त्र में मनुष्य के आचरण के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाए। अब देखिए जो हमने अभी समझा कि व्यक्ति जो जीवन यापन के लिए जो कार्य करता है उनका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। तो भौतिक आचरण व्यक्ति का जो आचरण है किसके लिए दोस्तों, आर्थिक पहलुओं का, मतलब आर्थिक जो आचरण है इंसान का, व्यक्ति का जो आर्थिक आचरण है उसका अध्ययन किया जा रहा है ना। तो इसको हम एक लाइन में समझ चुके कि भाई व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाकलाप करता है। देखिए अगर आपकी शब्दावली अच्छी होगी ना दोस्तों, तो आप किसी भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का आंसर घुमा कर दे सकते हैं। बस आपको आपकी जो शब्दावली है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, शब्दकोश स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर शब्दकोश है आपके पास तो आप कभी भी रुकेंगे नहीं, है ना। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करे ना, तो उसके सबसे प्रथम पहलू जो स्टार्टिंग होती है ना उस पर सबसे ज्यादा फोकस करें, उस पर सबसे ज्यादा टाइम दे। जितना उस पर टाइम देंगे तो सारी शब्दावलियां आपको आगे ही मिल जाएगी, और उन्हीं शब्दावलियों का डिटेल आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में आगे पढ़ने को मिलता है। तो जब आपकी शब्दावलियां स्ट्रोंग होगी तो आपको आगे तकलीफ नहीं आने वाली। अब जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली कि आर्थिक पहलू, भाई व्यक्ति के आर्थिक पहलू क्या होते हैं, व्यक्ति का आर्थिक आचरण क्या होता है, व्यक्ति के क्रियाकलाप, कौन से क्रियाकलाप भाई, आर्थिक क्रियाकलाप।
तो आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन कौन करेगा भाई? अर्थशास्त्र करेगा। तो अर्थशास्त्र इंसान के अर्थात मनुष्य के जो है आर्थिक पहलुओं के आचरण का या मनुष्य के आचरण के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है। प्रत्येक मनुष्य जीवन को सुखी बनाना, अब देखिए यहां पर इसको और बेसिक से समझिए, हर एक व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है ना? तो सुखी बनाने से क्या होगा दोस्तों? तो ये जो सुखी बनाने का, अपने आप को सुखी बनाने का जो उसका विचार है ना, यही विचार फिर आगे चल के आवश्यकता में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई आज आप चाहते हो कि अपने घर से लेकर के अपने ऑफिस या स्कूल कॉलेज जो भी, जैसे हम अपने कॉलेज की बात कर लेते हैं कि घर से लेकर कॉलेज, अभी आप मान लेते हैं हम आप बाइक से जाते हैं, है ना, बाइक से जाते हैं। तो अब आपको जो है गर्मी में जाते वक्त बड़ी धूप लगती है, पसीना आता है, रोड पर धूल उड़ती है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब कहीं ना कहीं आपको अंदर से फील हो रहा है कि यार क्यों ना एक, चाहे जैसे भी हो, एक कार की व्यवस्था हो जाए, अगर कार से कॉलेज जाना हो जाए तो कम से कम ये जो धूप धूल ये सब जो है एटमोस्फेयर, इससे हम बचा जा सकता है। तो ये क्या कर रहे हो आप भाई? अपने जीवन को और सुखी बनाने का प्रयास कर रहे हो। तो ये जो सुखी बनाने की जो विचार आपके अंदर आया ना, धूप में झुलसते हुए जो विचार आपको आया ना, यही विचार आगे चलकर आपकी आवश्यकता में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये आवश्यकता बनेगी, जब ये आवश्यकता बनेगी तो किस चीज की मांग करेगी ये? भाई आर्थिक पहलुओं की मांग उठाएगी, है ना, आर्थिक पहलुओं की मांग उठेगी। तो यही यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, और यही सुखी बनाने का जो विचार है ये आखिरी में आवश्यकताओं में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात आवश्यकताओं को जन्म देता है, ठीक है ना। और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहता है। अरे भाई आपने जो है, जैसे बाइक से आप कॉलेज जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए, या फिर जो है स्क्वायर पे चौराहे पे रुके हुए हैं, ट्रैफिक हेडलाइट जली हुई है, ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, आप जो है ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, धूप पड़ रही है, बहुत खतरनाक, आप परेशान हो रहे हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में अब आपको फील हुआ कि यार क्यों ना अगर कार होती तो कम से कम इन सबसे बचा जा सकता था। लेकिन अब जैसे आपके मन में ये विचार आया, तो अब ये विचार जो है आवश्यकता में बदलने लगेगा कि हाँ बिल्कुल कार होना चाहिए। तो भाई ये जो विचार आपने बनाया, क्या ये पर्याप्त है? उस विचार को, उस आवश्यकता को वास्तविक रूप देने के लिए अब आपको कुछ धन की आवश्यकता भी तो पड़ेगी ना। तो वो धन की आवश्यकता पड़ेगी तो आप कुछ तो कार्य करेंगे जिससे कि धन कमाया जा सके, धन आए। मानते हैं चाहे आप कहीं से भी लेकर आएंगे, लेकिन कार्य उस प्रकृति के अंदर जाकर आपको वो कार्य तो करना पड़ेगा जिससे पैसा आएगा। हो सकता है आप अपने घर से पैसा ले, किसी मित्र से पैसा ले, कोई लोन ले, या कुछ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, आप जॉब करते होंगे, कार्य करेंगे, लेकिन कहीं से तो पैसा लेकर आएंगे। तो वह जो सोर्स होगा आपका पैसा लाने का, जिस प्रकार से आप पैसा लेकर आएंगे, वही क्रिया होती है आर्थिक क्रिया, है ना। तो वो आपको जो है आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होगा वो व्यक्ति। और यही आर्थिक क्रिया दोस्तों अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। भाई इसी आर्थिक क्रिया की तो बात करता है अर्थशास्त्र, इसी आर्थिक क्रिया की अर्थशास्त्र बात करता है। तो क्या दोस्तों अब पूरा कंसेप्ट समझ आया इसका कि अर्थशास्त्र की व्याख्या क्या है, अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? एक लाइन में तो हमने देख लिया था कि अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन करता है। ये एक लाइन में इसका अर्थ हो गया, व्याख्या हो गई। मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन करता है कौन? अर्थशास्त्र। ये एक ऐसा शास्त्र है। अब वो आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? जैसा अभी आपको एग्जांपल दिया, बाइक, बाइक से कार, कार से क्या हुई? आवश्यकताएं पनपी, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो आपने कार्य किया, पैसा लाने के लिए जो कार्य किया, वो आर्थिक क्रिया है। और उसी आर्थिक क्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है, एकदम सिंपल वे में। क्लियर हुआ? तो दोस्तों क्लियर मेरे हिसाब से देखो होना चाहिए। अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लास में है ना तो बिल्कुल क्लियर होगा, मैं पूरी गारंटी से बोल रहा हूं, पूरा क्लियर होगा। और इतने आसान तरीके से कोई आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र समझा दे दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूं, कोई नहीं बताएगा आपको। यहाँ पर यूट्यूब पर तो मैं बेसिकली बताऊं, कोई नहीं बताएगा इतने आसान तरीके से आपको। दोस्तों एग्जाम्पल का व्यष्टि अर्थशास्त्र, आगे चलिए आप खुद आगे चलकर देखेंगे क्या होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र, तब आपको मालूम चलेगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना उसको एक बार पहले किताब में पढ़कर आइए, 10 बार पढ़ेंगे तब भी आपके सर के ऊपर से जाने वाले हैं सारे कंसेप्ट। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं कि क्लासेस भले वो आधे घंटे की हो या 1 घंटे की हो, पढ़ाई के वक्त समय ना देके, पढ़ाई के वक्त समय ना देके, है ना। क्योंकि जब आप कॉलेज जाते हैं भाई, कॉलेज में भी तो 4 से 5 घंटा क्लास अटेंड करनी होती है, हालांकि जो करते हैं उनको पता है। और वैसे आपका उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करना। तो अगर पढ़ाई को टाइम नहीं दोगे तो फिर किसको टाइम दोगे बताइए, है ना। तो समझते चलिए, बस आप लोग टाइम ना देके समझते चलिए, टाइम आपका पढ़ाई में ही जा रहा है, स्टडी में ही जा रहा है।
आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट समझ आएगा। स्टार्टिंग में अगर आपने 7 से 8 लेक्चर शुरुआत के 7-8 लेक्चर बहुत अच्छे से अगर इनको कवर कर लिए ना, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आगे की किसी भी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। भले ही मैं अपनी स्पीड बढ़ा लूंगा फिर आपको पढ़ाने की, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाई चांस अगर कोई टॉपिक बीच में छूट भी गया ना, तो उस टॉपिक को आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे परिभाषाओं की। इसमें आपको ये परिभाषा याद रखना ही रखना है, याद रखिएगा, एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि मैं आपको दे रहा हूँ क्लास नोट्स, लिखा रहेगा इसमें परिभाषा, लेकिन 1 से 2 परिभाषाएं हमें याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है बीए में 80 प्लस का, याद रखिएगा 80 प्लस का। 80 प्लस जो भी स्टूडेंट 80 प्लस लेकर आएगा फर्स्ट ईयर में, वो सेकेंड ईयर में मुझे कॉल करके मुझे जरूर बताएगा, और मैं उससे बिल्कुल मिलूंगा दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से मिलने आऊंगा उससे, चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट में हो। ठीक है, चलिए, और वहीं आकर सम्मानित करूंगा मैं उसको। चलिए दोस्तों, अब इसमें बात करेंगे दो परिभाषाओं की। दो महान है, दो अर्थशास्त्री एडम स्मिथ और प्रोफेसर मार्शल। तो दोस्तों ये अर्थशास्त्री है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है एडम स्मिथ, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। प्रोफेसर मार्शल का नाम भी आपने कई बार सुना होगा। तो एडम स्मिथ साहब का कहना है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। देखिए, वही बात दोहरा रहे हैं जो हमने अभी व्याख्याओं में देखी है, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। इसमें अगर आप शब्दों के हेरफेर में अगर नहीं फंसे ना, तो बिल्कुल अर्थशास्त्र के जो चंगुल है, जो जाल है ना, उसमें आसानी से निकल जाओगे। एडम स्मिथ का कहना है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जी हाँ, बिल्कुल भाई, विज्ञान ही है और धन का विज्ञान है। विज्ञान कैसे अर्थशास्त्र, ये आगे स्लाइड में भी एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव और उसके कारणों की जांच करता है। किसके? राष्ट्र के धन का स्वभाव और उसके कारणों की जांच करता है। ठीक है। मार्शल साहब का कहना है कि अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया। अब देखो मार्शल ने क्या कह दिया, मार्शल ने कह दिया कि जो अर्थशास्त्र है मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन करता है। व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन करता है। तो व्यापार संबंधी कार्य क्या है? ये भी तो वही है यार, है ना। और यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध साधनों की प्राप्ति तथा उसके उपयोग से है, जो कल्याण के लिए आवश्यक है, जो कल्याण के लिए आवश्यक है। तो सिंपल परिभाषा है। हालांकि देखिए दोस्तों, परिभाषाओं को मैं चेंज नहीं कर सकता, नहीं तो इनको भी इतना आसान बना देता कि आपको एक बार पढ़ने में पूरा रटा भी जाती। पर परिभाषाओं में हम उलटफेर नहीं कर सकते। कारण क्या है दोस्तों, कि किसके द्वारा क्या कहा गया है, उनके ही शब्दों में रखना होता है इन्हें, इसमें हम ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इनको 2-4 बार पढ़ेंगे, आपको बेसिकली याद हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है इसकी व्याख्या को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और बिल्कुल व्यवहारिक रूप से समझना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं अभी पढ़ रहे हैं, सर पर एकदम लोड लेकर पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अरे अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रह के पढ़ना है, और बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा हुआ बना के रखा। कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ नहीं होता है। व्यवहारिक रूप से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, बिल्कुल पूरा समझ आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है अरे भाई एक बार में समझ नहीं, कोई बात नहीं, एक बार और रिपीट कर लेना, बिल्कुल समझ आएगा। क्यों नहीं आएगा यार? बस अपने पढ़ने का जो स्टाइल है ना, बिल्कुल व्यवहारिक रखना, बिल्कुल व्यवहारिक रखना, बिल्कुल अपने आचरण में उसको उतार लेना, है ना। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़े, उसको रियल लाइफ से एनालाइज करके देखा करें। क्योंकि आप दोस्तों किसी मैथ्स या साइंस के स्टूडेंट नहीं है, बल्कि आप एक बीए के स्टूडेंट है। और मैं आपको 1000 बार, अभी तक 1000 बार, वाकई में 1000 बार से ज्यादा रिपीट कर चुका हूं कि बीए इस दुनिया का क्या, इस पूरी इस दुनिया का दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसमें हर एक चीज का, हर एक पहलू का ज्ञान समाहित है। हर एक पहलू का ज्ञान आपको बीए के अंदर देखने को मिल जाएगा। मतलब इतना ज्ञान बीए के अंदर भरा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ के तो देखिए। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं दोस्तों, सोचिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र 1 में पढ़ रहे हैं, प्रश्न पत्र 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। सेकेंड ईयर में जाएंगे इस अर्थव्यवस्था का और रूप बढ़ जाएगा। थर्ड ईयर में जाएंगे आपको विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पढ़ाई जाएगी। उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान के अंदर पूरी राजनीति को समझ लेते हैं, पूरे विश्व से लेकर के भारत की टोटल राजनीति को आप कंप्लीट कर लेते हैं। इतिहास की बात करें दोस्तों, तो आपके बीए में ही इतिहास, विश्व इतिहास, भारत का इतिहास कंप्लीट होता है। जियोग्राफी में टोटल जियोग्राफी, पूरे विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल पूरा कंप्लीट होता है। बताइए इतना सारा ज्ञान किस सब्जेक्ट में है? क्या साइंस में आपको इतना सिखाया जाता है? नहीं। मैथ्स में कुछ है ऐसा? नहीं। कॉमर्स में इतना कुछ है? दोस्तों नहीं मिलेगा। इसीलिए कहता हूं मैं कि बीए पे फोकस करो, इंसान बन जाओगे। याद रखिए, मैं नहीं जानता हूं कि आप बीए कंप्लीट करने के बाद में क्या करने वाले हो,
लेकिन ये जवाबदारी लेता हूँ कि अगर बीए आपने बहुत अच्छे से की है ना, तो वास्तविक रूप से आप एक बहुत अच्छे इंसान बनकर निकलोगे दोस्तों बीए के बाद। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र की। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र पर कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। इसको पहले व्यवहारिक रूप समझिए, क्षेत्र वाला शब्द क्यों यूज करा मैंने। क्षेत्र तो भाई किसी है ना, फिल्मों के डायलॉग सुने होंगे ना, भाई क्षेत्र तो उसका होता है ऐसे शब्दों का हालांकि मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो समझने वाले समझ भी गए होंगे, मेरा इशारा किस ओर था, लेकिन छोड़िए उस बात को, इग्नोर कीजिए, वो तो मजाक वाली बात थी। सुनिए, अर्थशास्त्र का क्षेत्र मतलब ये है दोस्तों कि ये अर्थशास्त्र जो है किस किस क्षेत्र मतलब किस 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 का अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है वही उसका क्षेत्र है, मान लीजिए बस। जिस देखिए इस डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, आपको पूरा ऐसे समझ जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का अभिप्राय मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र से मतलब अर्थ ये है कि उस विषय सामग्री से है, विषय सामग्री उस विषय सामग्री से है जिसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, वो सिंपल सा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ कि भाई इसका क्षेत्र से मतलब है कि अर्थशास्त्र में किस सामग्री का अध्ययन किया जा रहा है, किसका अध्ययन किया जा रहा है अर्थशास्त्र के अंदर। जो इस अध्ययन की विषय सामग्री होगी ना, विषय सामग्री मतलब वही जिसका अध्ययन करना, जो मनुष्य की आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रियाकलाप है ना, तो उसी आर्थिक क्रियाकलाप, जो आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन किया जा रहा है अर्थशास्त्र में, वही उसकी विषय सामग्री कहलाएगी, और वही विषय सामग्री दोस्तों इसका क्षेत्र बन जाएगा। अब मान लेते हैं भाई कोई ऐसा एक अर्थशास्त्र ऐसा है जो सिर्फ समाज के एक पहलू का अध्ययन करेगा, तो वो क्या बनेगा दोस्तों, वो उस विशेष पहलू उसका क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन कोई अर्थशास्त्र ऐसा जो पूरे भारत की इकोनॉमी का अध्ययन करेगा, पूरे भारत की आर्थिक क्षेत्र का अध्ययन करेगा, तो उसका क्षेत्र पूरा भारत हो जाएगा। और कोई अर्थशास्त्र मान लो कि पूरे विश्व का अध्ययन कर रहा है, तो पूरा विश्व का बन जाएगा। सिंपल है ना, इसमें डाउट क्या है। ठीक है, तो ये उसका क्षेत्र होता है। लेकिन अब इस क्षेत्र को भी हम 3 पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे, 3 पॉइंटों के माध्यम समझेंगे। और क्यों समझना पड़ रहा 3 पॉइंटों के माध्यम से, क्योंकि शुरू से ही दोस्तों विद्वानों की कमी नहीं रही है, विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है, और इसीलिए अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार में व्यक्त किए हैं। अब चूंकि हम तो स्टूडेंट है, हम तो कोई विद्वान है नहीं, तो हम तो स्टूडेंट है, तो हमें तो विद्वानों को ही फॉलो करना होगा ना। तो जानना पड़ेगा कि कौन कौन कैसे कैसे विद्वानों ने कौन कौन से क्षेत्र को अपनाया था। तो इसी प्रकार से अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग रचनाएं करके बस हमारे सर पर ये वजन डालकर चले गए हैं, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। तो वही दोस्तों इनको 3 पॉइंटों के माध्यम से सभी अर्थशास्त्री, जो प्राचीन अर्थशास्त्री रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, उनके विचारों को हम इन 3 पॉइंटों के माध्यम से भली भांति रूप से समझ लेंगे। कौन कौन से पॉइंट है। अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री, सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। इसका अर्थ यह हुआ कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को लेकर के किस किस प्रकार की धारणाएं उस समय थी अलग अलग अर्थशास्त्रियों में। और एक दूसरा क्षेत्र देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के स्वभाव की, है ना। अब देखिए एक विषय सामग्री को लेकर के बात होगी कि विषय सामग्री को लेकर के क्या क्या विवाद रहे अलग अलग अर्थशास्त्रियों में। एक बात करेंगे हम स्वभाव की, कि अर्थशास्त्र का स्वभाव को लेकर के क्या डिफरेंस थे लोगों उस समय के विद्वानों में। इसके अलावा हम देखेंगे लास्ट में कि इन अर्थशास्त्र की सीमा या मर्यादाओं के अंतर्गत क्या क्या विचार थे। तो इन 3 क्षेत्रों के माध्यम से सभी जो पहले के विद्वान रहे हैं अर्थशास्त्री, उनके विचारों को हम भली भांति रूप से समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमारी क्लास लगभग आधे घंटे की समथिंग होने वाली है, पहुंचने ही वाली है कुछ ही मिनटों में। तो मैं चाहता हूं कि आप पर ज्यादा बर्डन, क्यों, चूंकि अर्थशास्त्र की क्लास है, तो मैं समझता हूं इसको कि थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है ना, तो थोड़ा सा बर्डन रहता है आप लोगों के ऊपर। तो इसको 2 पार्ट में कर ले तो कैसा रहेगा, है ना। 2 पार्ट में कर लेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने अभी 20 मिनट के अंदर जो है अर्थ और परिभाषा को समझ लिया है। अब इसका क्षेत्र और जो स्वरूप है, इसका क्षेत्र और महत्व दोस्तों, क्षेत्र और एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्षेत्र और क्या क्या पढ़ना है हमें। ओके, अर्थशास्त्र का क्षेत्र और महत्व। चूंकि दोस्तों क्षेत्र वाला कंसेप्ट लंबा होगा और इसको कंप्लीट करेंगे तो लगभग हमें 1 घंटे, हाँ कम से 25 से 30 मिनट अभी इसमें और लगने वाले, तो लेक्चर 1 घंटे के ऊपर निकल जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज्यादा बर्डन लेके आप लोग पढ़े, बिल्कुल एकदम व्यवहारिक रूप से बिल्कुल एंजॉय करते हुए आप पढ़ते चले क्लास को, बिल्कुल भी लोड ना ले, है ना। सेकेंड पार्ट जस्ट इसके बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक में दे ही देता हूँ। जब भी कोई सेकेंड पार्ट होता है किसी भी क्लास का, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो वहां से आप हैंड टू हैंड ओपन करके, है ना, और उसको जो है चालू कर लेना।
तो ये आपको क्लास दोस्तों जैसे आज मिल रही है आपको, इसके जस्ट बाद में मुश्किल से 1 या 2 घंटे में, क्योंकि सेकेंड पार्ट को अलग से अपलोड करना होता है तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। तो अपलोड होने के 2 या 3 घंटे के बाद में आपको सेकेंड पार्ट इसका मिल जाएगा, जिसमें हम जो है इसके क्षेत्र पर बात करेंगे, क्षेत्रों पर बात करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर आप 2 घंटे बाद इसके इस क्लास के मिलने के 2 घंटे बाद अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हैं इसको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बिल्कुल डेफिनेटली है, आप उसको ओपन कर लेना। और अगर आप हैंड टू हैंड अपलोड होते ही अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप वगैरह पर, तो दोस्तों 2 1 घंटे का वेट करना, आपको सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।